दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक और विचारक मनु के प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक विचार, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारतीय चिंतक और विचारक मनु के प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक विचार। एक सामान्य सी प्रस्तावना जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय राजनीतिक विचारधारा के प्राचीन स्रोतों में से एक प्रमुख स्रोत मनु की मनुस्मृति है और इसका योगदान भारतीय समाज और राजनीति की संरचना और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति, जिसको मनु संहिता भी कहा जाता है, ये भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों का एक विस्तृत संग्रह है और ये ग्रंथ न केवल धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मनुस्मृति में समाज और राज्य की संरचना, विभिन्न वर्गों के अधिकार, कर्तव्य, शासक यानी राजा और प्रजा के बीच के संबंधों का व्यापक विवरण मिलता है। दोस्तों, मनु के राजनीतिक विचारधारा में धर्म और कानून का गहरा संबंध है और उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए नियम और कर्तव्य निर्धारित किए और समाज में सामंजस्य और समरसता बनाने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए उन्होंने नियमों का संग्रह किया था और उनके अनुसार एक शासक का प्रमुख कर्तव्य धर्म का पालन करना और न्यायपूर्ण शासन करना है। मनु ने राजा के गुण, उसके कर्तव्य, राज्य की रक्षा के प्रमुख विचार और उपायों का विस्तार से वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। मनु की राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन न केवल प्राचीन भारतीय राजनीतिक प्रणाली को समझने में मदद करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे उनके विचार आज के भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय चिंतन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंतन मनु का माना जाता है और सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। आप जान लीजिए कि मनु की रचना मनुस्मृति है और उसमें उन्होंने अपना राजनीतिक और सामाजिक चिंतन प्रस्तुत किया है और कई विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि धर्म विषयक जो समस्त ज्ञान है वो मनु के द्वारा प्रारंभ किया गया था और मनुस्मृति को हिंदू समाज की व्यवस्था में प्रमुख आधारशिला, न्याय, कानून और नियमों की आधारशिला माना जाता है। प्राचीन धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे देखा जाए तो मनु द्वारा रचित ग्रंथ मनुस्मृति जो है भारतीय राजनीतिक दर्शन, सामाजिक ज्ञान विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको मनु संहिता और मानव धर्मशास्त्र आदि नाम से भी जाना जाता है। मनु द्वारा रचित ग्रंथ मनुस्मृति प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसको मनु संहिता, मानव धर्मशास्त्र आदि के नाम से भी जाना जाता है और मनु के द्वारा रचित ये ग्रंथ प्राचीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का आधारभूत ग्रंथ है। वेदों के पश्चात भारत के उपलब्ध साहित्य में मनुस्मृति का महत्वपूर्ण स्थान है और मनु के इस ग्रंथ का रचना काल, इसके बारे में मत विभिन्नता है और इस ग्रंथ का रचना काल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मनु के इस ग्रंथ में तत्कालीन समाज, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें सदाचार, धर्मोपदेश और वर्णाश्रम पद्धति का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो याद रखिएगा, मनुस्मृति के रचना काल के संदर्भ में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। महाभारत में भी कई स्थानों पर मनु का उल्लेख आता है। डॉक्टर वीसी सरकार मनुस्मृति को ईसा से 150 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। मैक्स मूलर, जो कि जर्मन विद्वान हैं, उन्होंने इसे 4वीं शताब्दी के बाद की रचना माना है और डॉक्टर हंटर ने इसे ईसा से 600 वर्ष पूर्व अधिक प्राचीन नहीं माना है। कुछ विद्वान इसे रामायण और महाभारत काल की रचना मानते हैं और फ्रांसीसी विद्वान एक हैं रेने गिनो। इन्होंने मनु शब्द को ऐतिहासिकता से जोड़ने का पक्ष नहीं लिया है
और आप जान लीजिए कि मनु की उत्पत्ति मूल धातु मन से हुई है, जिसका अर्थ है चिंतन मनन। और एक मनुस्मृति, उसी प्रकार स्मृति की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रयास हैं वो भी बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि स्मृतियां एक लंबे काल और परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि मनुस्मृति का ज्ञान मनु से नारद, नारद से मार्कंडे, मार्कंडे से जो है समुति भार्गव, समुति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ और भृगु ऋषि के द्वारा ही मनुस्मृति का संकलन किया गया था। इसके रचना काल के बारे में मतभेद अवश्य है, लेकिन एक विधि ग्रंथ, नियामक ग्रंथ के रूप में इसकी मान्यता पर सर्वसम्मति है। और भारत में गौतम और बृहस्पति ने इसको सर्वश्रेष्ठ बताया है। और जर्मन विद्वान ने एक स्थान पर लिखा है कि मनुस्मृति बाइबिल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। और मैकेंजी ब्राउन एक विचारक हैं, उनका मानना है कि ये हिंदू कानून का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। मनुस्मृति की विषय वस्तु में अगर जो देखा जाए तो मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। तत्कालीन समाज पर मनुस्मृति का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा और तत्कालीन समाज में वर्णाश्रम पद्धति का पालन मनु द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार किया गया। इस व्यवस्था के कारण किसी सीमा तक समाज में चारों वर्णों में संतुलन बना रहा और मनु का ग्रंथ विश्व के मूलभूत तत्व धर्म को लेकर आगे बढ़ता है। व्यक्ति जो धारण करता है, यानी धारणात धर्म वही धर्म है। मनु ने धर्म, समाज और राज्य में एक रूपता स्थापित करने के लिए अनेक सिद्धांतों की रचना की है। तो याद रखिएगा, मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिसके आधार पर मनु ने भिन्न भिन्न जो है विषयों पर इसमें वर्णन किया है। अब आइए मनु के राजनीतिक विचारों के संबंध में जानते हैं। सबसे पहले इसमें हम राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्राचीन भारतीय चिंतन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है मनु का राजनीतिक विचार है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य के उत्पत्ति संबंधी विचार दिए गए हैं। तो राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार मनुस्मृति के 7वें अध्याय में दिए गए हैं। मनु ने अपने राजनीतिक विचारों में मनु ने अपने राजनीतिक विचारों में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का वर्णन किया है। उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति समाज में सुशासन और व्यवस्था बनाने के लिए की गई है। जिस समय कोई राजा नहीं था, उस समय चारों ओर भय और आतंक का साम्राज्य था। शक्तिशाली लोग निर्बल लोगों के अधिकारों को हड़प लेते थे। कमजोर लोग भयभीत और संत्रस्त थे, उनका कोई रक्षक नहीं था। समाज में कोई व्यवस्था और नियम नहीं था और इस अराजक व्यवस्था का अंत करने के लिए और संसार की रक्षा के लिए भगवान ने राजा की रचना की है। तो याद रखिएगा, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए हैं और इसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं। मनु ने राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा मानी है और इसमें कई जगह सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का भी आभास मिलता है। राजा की उत्पत्ति का जो प्रयोजन है उसको बताने के बाद मनु ने भगवान द्वारा राजा की उत्पत्ति के प्रकार और पद्धति का उल्लेख किया है। भगवान ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर नामक 8 देवताओं के शाश्वत और सारभूत गुणों को मिलाकर राजा का सृजन किया और इन देवताओं के विशिष्ट तत्वों से निर्माण का अभिप्राय है कि राजा में शासन करने के लिए इन सभी देवताओं के गुण होने चाहिए। इसलिए मनु ने राजा के पद को परम पवित्र माना है। इनका कहना है कि राजा चाहे बालक ही क्यों न हो, उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में पृथ्वी तल पर एक महान देवता के रूप में विचरण करता है। उसका अपमान करना देवता का अपमान करना है और मनु ने राजा को देवता बताते हुए धर्म और दंड को अधिक महत्व दिया है। तो याद रखिएगा, मनु ने राज्य के पूर्व मानव की स्थिति को कष्टपूर्ण और असहनीय माना है और इस स्थिति के निवारण के लिए ईश्वर ने इंद्र, वायु, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर, यम आदि 8 देवताओं से एक राजा की उत्पत्ति किया या राजा का निर्माण किया
और इन उत्कृष्ट तत्वों से मिलकर राजा ने न केवल मानव दुखों को दूर किया बल्कि उनके कल्याण को सुनिश्चित किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, मनुस्मृति में राजा का ये दायित्व माना गया है कि वो इस भूमि पर सभी दिशाओं में शांति और व्यवस्था कायम रखे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनु का ये जो राजा या राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, उसमें क्या है, जो हमारा पाश्चात्य धारणा है उसमें और मनु की धारणा में अंतर है। प्रायः मनु दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की तुलना पाश्चात्य दैवीय सिद्धांत या पाश्चात्य दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से की जाती है, लेकिन इन दोनों में अंतर माना जाता है। पाश्चात्य विचारक या जो वेस्टर्न थाट वाले विचारक हैं, उन्होंने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के द्वारा राजा को निरंकुश सत्ता दी है, लेकिन मनु राजा की निरंकुश सत्ता का पक्षधर नहीं है, या मनु ने राजा की निरंकुश सत्ता का पक्ष नहीं लिया है। मनु ने राजा को धर्म नैतिकता के अधीन रखा है। राजा जो है वो प्रजा का पालन करने वाला होना चाहिए और उसकी रक्षा करने वाला होना चाहिए, ऐसा मनु का विचार है। राजा को देवता के अंश वाला बताया गया है, लेकिन उसके गुणों पर, योग्यता पर बल दिया गया है, न कि उसके अधिकार और शक्तियों की मनमानी पर। और आप जान लीजिए कि राजा को धर्म के अनुसार आचरण करते हुए प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और उस पर शासन करना चाहिए। वो अपनी शक्तियों के प्रयोग में जो है जनता के आज्ञा पालन की क्षमता से सीमित होता है। और एक विचारक हैं सालेटोर, वो कहते हैं कि मनु ने निसंदेह ये कहा है कि जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है और उसे मार भी सकती है यदि राजा अपनी मूर्खता से जनता को सताता है। और मनु ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में ये भी स्पष्ट किया है कि राजा सभी नियमों और कानूनों से बंधा हुआ है, लेकिन वो साधारण मनुष्यों से थोड़ा अलग है। और लेकिन वो ये भी कहता है कि राजा सभी नियमों और कानूनों से बंधा हुआ है, वो साधारण मनुष्यों की तरह दंड भोगता है, और यदि किसी अपराध में दंड 1 पड़ है तो राजा के भंग करने पर उसे 100 पड़ दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजा अधिक विद्वान और योग्य है। इसके अतिरिक्त राजा का प्रशिक्षण दिनचर्या उसे निरंकुशता की ओर या मनमाने की ओर नहीं जाने देने जाती है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत अपनाए जाने के बावजूद भी मनु का राजा निरंकुश, स्वेच्छाचारी और अत्याचारी नहीं है। उसके ऊपर कानून, नैतिकता, धर्म और मर्यादा का नियंत्रण है। देखिए, अब आइए देखते हैं मनु का सप्तांग सिद्धांत। मनु ने राज्य को 7 अंगों से निर्मित माना है। राज्य एक सावयव है जिसके 7 अंग हैं। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के 7 अंग स्वामी, मंत्री, राष्ट्र, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र हैं। ये राज्य के 7 अंग हैं जिनसे युक्त संगठन सप्तांग राज्य कहा जाता है। और मनु राज्य के इन 7 अंगों में राजा यानी स्वामी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। मनु कहता है या मनु के अनुसार राजा को अनेक राजाओं के सारभूत अंश से निर्मित किया गया है। राजा ईश्वर से उत्पन्न है, इसलिए उसका अपमान नहीं किया जा सकता है। राजा से ईर्ष्या या द्वेष करने का मतलब है स्वयं को विनाश की ओर ले जाना। और मनुस्मृति में मनु ने यहाँ तक लिखा है कि राजा में अनेक देवता प्रवेश करते हैं, इसलिए वह स्वयं एक देवता बन जाता है। तो कुल मिलाकर राज्य के सप्तांग सिद्धांत में मनु ने 7 अंगों से राज्य को निर्मित मानते हुए भी राजा यानी स्वामी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। आइए देखते हैं आदर्श राजा की विशेषताएं। देखिए, मनुस्मृति के अनुसार राजा जो है वो दैवीय अंश से युक्त है, उसमें देवताओं के विशिष्ट अंश पाए जाते हैं। और राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना और उनका कल्याण करना है, इसलिए इन कार्यों के भली भांति संपादन के लिए राजा में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। राजा को विद्वान होना चाहिए, जितेंद्रिय यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए, न्यायी, विनीत और लोकप्रिय होना चाहिए। उसे ऐसे विद्वानों से जो 3 वेदों के ज्ञाता हो, 3 सनातन विद्याओं दंड, नीति, तर्क विद्या और ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और मनु ने राजा के निरंकुश और मनमाने शासन पर कई प्रकार से अंकुश भी लगाया है।
यद्यपि राजा 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों से बना है और महान देवता है, फिर भी उस पर सबसे बड़ा अंकुश धर्म का है। उसका ये धर्म है कि वो शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार शासन करे। वह इन नियमों का निर्माता नहीं है, न ही इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। इसलिए राज्य में सर्वोपरि स्थान राजा का नहीं, धर्म का है। वो राज्य में धर्म का पालन करने के लिए दंड का प्रयोग कर सकता है और ये दंड का प्रयोग धर्म के अनुसार ही किया जा सकता है, निरंकुश या मनमाने पूर्ण ढंग से नहीं। तो इसलिए कहा जाए कि मनुस्मृति में जो राजा जो है दैवी होते हुए भी निरंकुश अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। कि देखिए, इसके अलावा युद्ध और संकट के समय राजा जो है, राजा का कार्य ये है कि वो युद्ध के समय भयभीत नहीं होना चाहिए। अपनी प्रजा में और सैनिकों में मनोबल के साथ शत्रु का संहार करना चाहिए और राजा का ये कर्तव्य है कि वो शत्रु का संहार करके मातृभूमि की रक्षा करे। और शांति के समय प्रजा धान्य का 6वां भाग राजा प्राप्त करे, लेकिन युद्ध के समय वह 4था भाग भी प्राप्त कर सकता है। और आपातकाल में राजा द्वारा कोई अतिरिक्त कर लेना पाप नहीं है। ऐसे कुछ राजा के गुण और उसके कार्य तथा विशेषताओं को मनुस्मृति में वर्णित किया गया है। अब आइए मंत्रिपरिषद के बारे में जानते हैं। मनु का कहना है कि अकेला मनुष्य सुगम कार्य करने में भी समर्थ नहीं हो सकता, फिर राजा सहायता के बिना राज्य के महान कार्य को अकेले कैसे कर सकता है। राजा को शासन में सलाह और मंत्रणा लेने के लिए मंत्रियों की एक परिषद बनानी चाहिए और मंत्रियों की संख्या के संबंध में मनु का विचार है कि ये आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। सामान्यतः 7 या 8 व्यक्ति इस कार्य के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन मनु ने मंत्रियों की योग्यता पर विशेष बल दिया है। उसके अनुसार राजा को कुलीन, शास्त्र ज्ञाता, शूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण और प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। और विभागों के वितरण के संबंध में भी मनु ने कहा है कि मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी विभाग का विशेष जानकार होता है, उसे वही विभाग सौंपा जाना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनु के अनुसार राज्य का या शासन का प्रमुख उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति में सहायता करना है। इसलिए राजा को अपने सहयोगियों यानी मंत्रियों के माध्यम से इसकी प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और मनुस्मृति में यह स्पष्ट किया गया है कि राजा को हमेशा लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और जो प्राप्त हो गया है उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। शासन कार्य में एकांत में और अलग अलग और आवश्यकतानुसार मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए और मंत्रियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए, ऐसा मनु का विचार है। शूर, दक्ष और कुलीन सदस्य को वित्त विभाग, सूची यानी अच्छे आचरण से युक्त व्यक्ति को रत्न और खनिज विभाग, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता मनोवैज्ञानिक, अंतःकरण से शुद्ध और चतुर कुलीन व्यक्ति को संधि विग्रह विभाग का अधिष्ठाता बनाया जाना चाहिए। और मंत्रिपरिषद के अमात्य नामक व्यक्ति का दंड विभाग, सेना विभाग और राजा को राष्ट्र और कोष अपने अधीन रखना चाहिए। और साथ ही साथ मनु ने ब्राह्मणों को विशेष महत्व देने पर बल दिया है और उनका मत है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ब्रह्मा का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र है। और मनु का कहना है कि मंत्रणा जो राजा मंत्रियों से मंत्रणा करता है वो अत्यंत गोपनीय होनी चाहिए और इसके लिए मध्याह्न अथवा आधी रात का समय उपयुक्त है। और आप जान लीजिए, मनुस्मृति से ये भी पता चलता है कि उस समय मंत्रियों का राजा के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्रणा की गोपनीयता आदि बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब आइए राज्य के कार्यों के बारे में जानते हैं। मनु के अनुसार आंतरिक शांति स्थापित करना और बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना, नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निर्णय करना राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हैं। और इसके अतिरिक्त मूल्यों को नियंत्रित करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, ब्राह्मणों को दान देना, अपराधियों को दंड देना,
वैश्यों और शूद्रों को कर्तव्य पालन के लिए मजबूर करना, अपांगों, स्त्रियों और अवयस्कों की रक्षा और सहायता करना, ये राजा के आवश्यक कार्य हैं। तो मनुस्मृति में राजा को दैवीय गुणों से युक्त माना गया है, उसे निरंकुश न होने पर बल दिया गया है, क्योंकि वो धर्म और न्याय के अनुसार आचरण करना चाहिए उसको। तो इस आधार पर जो राज्य है वो एक तरह से लोगों के हित और कल्याण के लिए है, प्रजा के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए है। अब आइए मनु के द्वारा वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। मनु ने आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था का भी वर्णन किया है। उसके अनुसार प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रामों और नगरों आदि में उसको विभक्त करना चाहिए। राजा को 2, 3, 4 और 100 गांव के मध्य अपना राज्य स्थापित करना चाहिए और ग्राम प्रशासन की देखरेख के लिए एक ग्रामीण मंत्री की नियुक्ति का भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा नगरों में न्याय, पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था का भी प्रबंध किया गया है। राज्य कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए राजा द्वारा कठोर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। आप जान लीजिए, मनु ने मनुस्मृति में अपने जो प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी निर्देश दिए गए हैं उसमें ये स्पष्ट बताया गया है कि राजा को 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच अपना राज्य स्थापित करना चाहिए। शांति व्यवस्था के लिए योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए और व्यवस्थित रूप से शासन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए राष्ट्र को छोटी बड़ी बस्तियों में विभाजित करना चाहिए। और आप जान लीजिए कि जो अधिकारी हैं वो सच्चरित्र और विश्वसनीय होने चाहिए। राजस्व एकत्र करने का कार्य जो है, राजस्व एकत्र करने का कार्य राज्य के अधिकारियों का होता है और उसमें कहा गया है कि सभी अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण उच्च अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए और प्रत्येक अधिकारी के वेतन का भी उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। गांवों के अतिरिक्त नगरों के प्रशासन की व्यवस्था की गई है और नगर अधिकारी को स्वार्थ चिंतक का नाम दिया गया है। तो मनुस्मृति में प्रशासनिक व्यवस्था पर भी विस्तार से वर्णन किया गया है। अब आइए देखते हैं मनु के द्वारा प्रतिपादित कानून और न्याय व्यवस्था संबंधी विचार। तो आप जान लीजिए कि परिषद की व्यवस्था के अतिरिक्त जनता अपनी संघीय संस्थाओं द्वारा स्वयं अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र थी। कानून निर्माण के लिए एक परिषद की व्यवस्था और उसके लिए जनता अपनी संघीय संस्थाओं के द्वारा स्वयं अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र थी। कुल जाति श्रेणी इस प्रकार की संस्थाएं थी और इन स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा निर्मित नियमों पर राजा अपनी स्वीकृति की छाप लगाता अथवा उसका पालन करवाता था। मनु ने विधायिका की रचना का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। उसके अनुसार विधायिका या परिषद के सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए, लेकिन रचना का आधार बौद्धिक रहे, न कि संख्या। तो देखिए, मनु ने विधायिका अथवा परिषद का उल्लेख किया है। परिषद का अर्थ जो है विधायिका से लिया जाता है, आज की जो विधायिका है। मनुस्मृति में कहा गया है कि परिषद में 3 से 10 तक सदस्य होने चाहिए। इन सदस्यों में से 3 वेदों के जानकार होने चाहिए। वेदों की जानकारी के साथ राष्ट्रीय नीतियों को क्रियान्वित करने की क्षमता भी उनके अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से मनुस्मृति में ये विचार है कि परिषद ऐसे विद्वान व्यक्तियों से मिलकर बनी होनी चाहिए जिन्होंने वेदों, टीकाओं का अध्ययन किया हो और जो अपने तर्कों के संबंध में प्रमाण देने में सक्षम हो। तो इस प्रकार से कानून और न्याय व्यवस्था या न्याय का जो सिद्धांत है मनुस्मृति में इस ढंग से वर्णित किया गया है कि कानून बनाने का कार्य और न्याय व्यवस्था संचालित करने का कार्य बौद्धिक और तार्किक लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। उसके अनुसार राजा स्वयं विवादों का निर्णय न करे, उस कार्य को देखने के लिए किसी विद्वान को नियुक्त करना चाहिए और राजा के द्वारा नियुक्त ब्राह्मण भी ऐसे 3 व्यक्तियों के साथ मिलकर न्यायालय में विवाद का निर्णय करे। तो कुल मिलाकर मनुस्मृति में राजा के न्यायपूर्ण आचरण पर बल दिया गया है। न्याय ही दंड का आधार है और मनु का मानना था कि दंड के भय के कारण ही लोग स्थिर रहते हैं।
तो कुल मिलाकर न्याय जो है वो निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा निष्पक्ष रूप से दिया जाना चाहिए, ताकि किसी को कष्ट न हो और न ही किसी को जो है जो न्याय है वो पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। अब आइए दंड। तो मनुस्मृति में दंड का विशेष प्रावधान है। दंड के बारे में बहुत ही महत्व दिया गया है और आप जान लीजिए कि मनु ने दंड की महत्ता पर बहुत अधिक बल दिया है। दंड के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है कि दंड के अभाव में राज्य एक क्षण भी नहीं चल सकता है। दंड सामाजिक जीवन का आधार है। दंड जो है वो किसी भी राज्य के सामाजिक जीवन का आधार है और दंड के बारे में वो कहता है कि दंड सभी मनुष्यों का रक्षक होता है। यही कारण है कि सभी उसका पालन करते हैं। दंड को वो सर्वोच्च और शक्तिमान मानता है। दंड की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की रक्षा और देखभाल करता है और दंड राज्य की संपत्ति की रक्षा और वृद्धि के लिए जरूरी है। वो अपनी व्याख्या करते हुए मनुस्मृति में कहते हैं कि मनुष्य में दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। दैवी प्रवृत्तियां उसे शांत, उत्तम और दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखने वाली, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली होती हैं, जबकि आसुरी प्रवृत्तियां उसे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, दूसरों का ध्यान न रखने के लिए, दूसरों के न्यायिक अधिकारों को हड़पने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसलिए ये समाज में अशांति, असंतोष और अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली हैं। ये मनुष्यों में विकार उत्पन्न करती हैं और इससे वो अपने धर्म धारण में प्रमाद करने लगता है। इसलिए मनु का स्पष्ट रूप से कहना है कि मनुष्यों का आचरण शुद्ध बनाने के लिए उन्हें स्वधर्म के मार्ग पर चलने पर विवश करने के लिए दंड शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने दंड की सृष्टि और उसका प्रयोग करने के लिए राजा को बनाया है। मनु का कहना है कि दंड जो है न्याय व्यवस्था का आधार है। वो सब प्राणियों का रक्षक, ब्रह्म तेज से युक्त और धर्म का पुत्र है और दंड का सृजन ईश्वर ने किया है। दंड से क्या होता है कि संपूर्ण प्रजा को अनुशासन में रखा जाता है, धर्म पालन के लिए बाध्य किया जाता है। प्राणियों के सो जाने पर भी उनकी रक्षा करने वाला दंड है। देव, मानव, गंधर्व, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प आदि सभी प्राणियों के लिए अनुकूल भोग करने वाला, सभी वस्तु और समाज में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने वाला जो कारक है वो दंड ही है। यदि समाज में दंड की व्यवस्था न रहे तो लोग अधर्म के आचरण में संलग्न होकर अपना धर्म भूल जाएंगे और सब मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। लेकिन दंड का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए और मनु का मानना है कि दोषी को दोष की मात्रा के अनुसार ही दंड देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो समाज में असंतोष और उद्वेग उत्पन्न होगा और समाज की शांति और सुरक्षा नष्ट हो जानी चाहिए। तो दंड के बारे में मनु का स्पष्ट कहना है कि ये सर्वोच्च और शक्तिमान होता है। इसलिए दंड देने वाला व्यक्ति राज्य में सर्वोच्च होता है। और आप जान लीजिए कि जो प्राचीन साहित्य में दंड संबंधी विचार है उसको ही आधुनिक रूप में संप्रभुता का आधार कहा जा सकता है। अब आइए धर्म के बारे में मनु के विचारों को जानते हैं। देखिए, प्लेटो की तरह मनु आदि भारतीय धर्मशास्त्रकारों का मानना है कि राज्य और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ये जरूरी है कि समाज में सब व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने को ही धर्म कहा गया है। जब तक सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म के पालन में संलग्न रहते हैं तो उनका उल्लंघन नहीं करते, तब तक समाज में सुख और शांति बनी रहती है। सब मनुष्यों को अपने धर्म का पालन करते हुए अपने परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। उनके धर्म और अर्थ का स्वरूप अत्यंत विशाल और व्यापक है। मनु के अनुसार धर्म शब्द धारण करने का अर्थ देने वाली संस्कृत की ध्री धातु से बना है। इसका अभिप्राय उन सभी तत्वों, गुणों, नियमों और व्यवस्थाओं से है जिनके आधार पर ये समूचा जड़ और चेतन जगत संचालित है और जिसके आधार पर टिका हुआ है। प्रत्येक वस्तु को विशिष्ट रूप प्रदान करने वाले गुण उसके धर्म होते हैं। यदि सब व्यक्ति अपने धर्म के पालन की व्यवस्था करेंगे तो समाज में सुव्यवस्था उत्पन्न होगी
इसलिए प्राणी मात्र का ये कर्तव्य है कि वो स्वधर्म का पालन करके समाज में सुव्यवस्था और शांति बनाए रखे। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो धर्म है वो व्यक्ति को उसके कर्तव्य पालन की ओर अग्रसर करता है, और यदि सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तभी समाज में सुव्यवस्था स्थापित हो सकती है। अब आइए देखते हैं राजकीय कर और कोष के संबंध में विचार। मनु का मानना है कि राजा को विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। कोष जो होता है यानी राजकोष राजा के विकास का आधार बन जाता है। मनु के अनुसार राज्य की सप्त प्रकृतियों में से एक कोष भी है। राजा कोष की वृद्धि के लिए जनता से अनेक प्रकार के कर यानी टैक्स लेता है। राजा को अधिक करों का बोझ जनता पर नहीं डालना चाहिए। अधिक करों से जनता का शोषण होता है और जनता असंतुष्ट हो जाती है। मनु के अनुसार राजा को भूमि कर, नदी नाव आदि पर कर लगाकर व्यापारियों से कर के रूप में धन लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त बिक्री की वस्तुएं जैसे धान्य, स्वर्ण, मधु, घी, सुगंधित पदार्थ, फल फूल, खाल और मिट्टी के बर्तन आदि पर भी उचित रूप से कर लगाना चाहिए। मनु के अनुसार जो राजा मूर्खतावश अधीन प्रजाजन से अधिक कर वसूल करता है वो स्वयं अपना और अपने बंधु बांधवों का ही नाश करता है। तो करारोपण के संबंध में मनुस्मृति में व्यापक व्यवस्था की गई है, और मनु का कहना है कि प्रजा के साथ राजा को पुत्रवत संबंध रखना चाहिए। प्रजा से थोड़ा थोड़ा कर ही लगाना चाहिए, वो अतिरिक्त कर लगाने के पक्षधर नहीं हैं। और आप जान लीजिए कि मनुस्मृति में कर की मात्रा का भी उल्लेख किया गया है कि कितना और किससे किस प्रकार का कर लेना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति से लिया गया जो उसके किसी ऐसे कार्य के बदले में जो राज्य के लिए हितकर नहीं हो, उसमें दंड अथवा जुर्माना भी कहलाता है। इसके अलावा उसने जो करों का विवरण दिया है वो वर्तमान कर प्रणाली से जो है काफ़ी हद तक वो व्यवस्थित रूप से उसका वर्णन किया गया है कर और कोष के बारे में। और आज भी आप जान लीजिए कि कर यानी टैक्स से ही राजकोष का संचालन होता है, और जो आर्थिक शक्तियां हैं वो राज्य के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परराष्ट्र संबंध या विदेश नीति। तो मनु ने परराष्ट्र संबंध पर विचार करते हुए दो सिद्धांतों का वर्णन किया है, एक तो मंडल सिद्धांत और एक साडगुण्य सिद्धांत। तो याद रखिएगा कि मनु ने अपने परराष्ट्र या विदेश नीति संबंधी सिद्धांतों का जो है वर्णन किया है, उसमें एक तो मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत के बारे में जानते हैं तो मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, और इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। मंडल सिद्धांत से अभिप्राय है राजा का प्रभाव क्षेत्र। इसका केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा यानी विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राजा होता है। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्यों का एक मंडल या संघ होता है जिनसे राज्य को विभिन्न प्रकार के संबंध बनाने चाहिए। तो मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, उसे सदैव अपनी सीमाओं के विस्तार के बारे में सोचना चाहिए। मनु के मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा यानी विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राजा होता है। इसके अलावा मनु ने जो है विदेश नीति संबंधी या परराष्ट्र संबंधी साडगुण्य नीति का प्रतिपादन भी किया है। साडगुण्य नीति क्या है? तो साडगुण्य नीति में आप जान लीजिए कि मनु की मान्यता है कि शत्रु राजाओं से अलग अलग या मिलकर साम दाम दंड और भेद आदि उपायों के पुरुषार्थ और नीति से उन सबको वश में करना चाहिए। मनु के अनुसार राजा साम दाम दंड और भेद की नीति का पालन करके एक एक करके या सम्मिलित रूप का प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए, युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का नाश होता है। इस संबंध में राजा के द्वारा संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय इन 6 लक्षणों के प्रयोग को साडगुण्य नीति कहा गया है। इन सब के अतिरिक्त राजा को दूसरे राज्यों से कूटनीतिक या राजनयिक संबंध रखने चाहिए और राजदूतों का आदान प्रदान करते रहना चाहिए।
पराजित राजा के साथ भी सहृदयता का व्यवहार करना चाहिए। तो मनु के परराष्ट्र और साडगुण्य नीति का एक प्रमुख उद्देश्य अपने राज्य की रक्षा करना, अपने राज्य को मजबूत बनाना और राज्य विस्तार की कामना करना है। तो कुल मिलाकर मनु की मान्यता है कि राजा को 6 नीतियों का पालन करते हुए अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए, सीमाओं का विस्तार करना चाहिए, साम दाम दंड भेद के द्वारा राष्ट्र हित में वृद्धि करना चाहिए। उसके लिए उसे 6 नीतियों को अपनाना चाहिए। क्या क्या? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय। अब आइए लास्ट में मनु के महत्व और योगदान को जानते हैं। दोस्तों, मनु पहले विचारक थे जिन्होंने अराजकता का अंत करके एक सुव्यवस्थित शासन की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करके राजतंत्र को जन्म दिया। कभी कभी उनके राजतंत्र को निरंकुश समझ लिया जाता है, लेकिन मनु का जो राज्य संबंधी विचार है वो निरंकुश राजा के सिद्धांत से नहीं संबंधित है। मनु ने राजा पर धर्म और रीति रिवाज का बंधन लगाया है। इसके साथ ये भी कहा है कि राजा जनता के प्रति अपने दैवी उत्तरदायित्व को समझे और धर्म के अनुकूल आचरण करे। मनु प्रथम विचारक थे जिन्होंने विधि, दंड और न्याय के सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया। मनुस्मृति इस संबंध में आज भी हमारा पथ प्रदर्शन करती है और वर्तमान समय में भी उसके नियम और दिशा निर्देशों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो मनु को प्रथम मानव माना जाता है। उनका ग्रंथ मनुस्मृति हिंदू धर्मशास्त्र की सर्वाधिक प्राचीन रचना मानी जाती है और इसे मानव समाज के संचालन का प्रथम संहिता माना जाता है। उन्होंने राज्य, शासन, दंड, न्याय, परराष्ट्र नीति पर महत्वपूर्ण विचार दिए और मनु ने राजतंत्र का समर्थन किया, फिर भी उनका राजा निरंकुश नहीं है। मनु ने दंड, राजधर्म, प्रशासनिक व्यवस्था, कर व्यवस्था पर महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। मनु ने मंडल सिद्धांत और साडगुण्य नीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रवादिता और अंतर्राष्ट्रीयता के मध्य सुंदर समन्वय स्थापित करके वर्तमान समय के तनावशील विश्व में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया और उनका चिंतन स्वप्नलोकी आदर्शवाद न होकर मानवीय धर्म पर आधारित व्यवहारिक नैतिकतावादी चिंतन है। उन्होंने मनुष्यों के कर्तव्य और स्वधर्म पालन के उद्देश्य पर बल दिया और मनु ने ही प्रथम बार संप्रभुता यानी दंड, राजधर्म और राष्ट्रीयता जैसे प्रश्नों का विधिवत विवेचन किया। उनके राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं और उनके इन विचारों के कारण उनको भारतीय शासन व्यवस्था और भारतीय दंड और न्याय व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। तो याद रखिएगा, मनु के जो शासन संबंधी विचार हैं उन्होंने अराजकता को समाप्त करके व्यवस्था स्थापित करने पर बल दिया, दंड और न्याय व्यवस्था पर बल दिया और उनके अनुसार जो राज्य के कार्य हैं उसका दृष्टिकोण जन कल्याणकारी है। मनु का राजा एक आदर्श राजा है, इसके बावजूद वो व्यवहारिक नीति के अनुसार चलता है। मनु के द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत और साडगुण्य नीति आज के समय में प्रासंगिक है और आज दुनिया के देश विदेश नीति का आधार इन्हीं सिद्धांतों को बनाया गया है। तो दोस्तों, अंत में हम ये कह सकते हैं कि मनु प्राचीन भारतीय चिंतन के प्रमुख विचारक हैं और उन्होंने अपनी कृति मनुस्मृति में जो सामाजिक और राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के जो इस विचार को अपनाया है, उनके दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में कुछ समझौतावादी तत्व भी मिलते हैं। मनु ने राजतंत्र का समर्थन किया है, लेकिन उनका शासक जो है निरंकुश न होकर संयमित है। उससे आशा की जाती है कि वो कानूनों का पालन करेगा, नियमों और परंपराओं से वो बंधा हुआ है। साथ ही साथ राज्य के संबंध में मनु ने राज्य रूपी शरीर की बात की है। वो राज्य के 7 अंगों का सप्तांग सिद्धांत दिया है
और इन अंगों में राजा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। और मनु के विचार में जो दंड और न्याय की अवधारणा है वो आज के समय में भी प्रासंगिक है, क्योंकि दंड और कानून के द्वारा ही समाज में व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और विचारक मनु के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक विचारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।